पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी ग्रेविटी को क्वांटम लेवल पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। उस वीडियो को देखकर हमने यह जाना कि यह थ्योरी ग्रेविटी को क्वांटम लेवल पर एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के बैकग्राउंड स्पेस टाइम और खुद निर्माण किए हुए ग्रेविटॉन के कंसेप्ट का उपयोग करती है। मैं उन बातों को इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। आप इसके बारे में अधिक जानने के लिए मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लूप क्वांटम ग्रेविटी किस प्रकार ग्रेविटी का वर्णन क्वांटम लेवल पर करती है इसके बारे में जानेंगे। लूप क्वांटम ग्रेविटी इसलिए सबसे अलग है क्योंकि यह थ्योरी ग्रेविटी को क्वांटम लेवल पर समझाने के लिए बाकी थ्योरीज के जैसे बैकग्राउंड स्पेस टाइम और ग्रेविटॉन जैसे कंसेप्ट का उपयोग नहीं करती। इस थ्योरी को डिजाइन ही कुछ इस प्रकार किया गया है कि यह थ्योरी ग्रेविटी को समझाने के लिए जनरल रिलेटिविटी के कई कंसेप्ट का उपयोग नहीं करती, पर इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। हमें यह पता है कि ग्रेविटी जनरल रिलेटिविटी के साथ बेहद सटीकता के साथ काम करती है और जनरल रिलेटिविटी हमें ग्रेविटी का बेहद सटीक वर्णन प्रदान करती है। भले ही लूप क्वांटम ग्रेविटी, जिसे हम शॉर्ट में LQG कहेंगे, वह थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के कुछ कंसेप्ट को मानने से इनकार करे, पर इसे ग्रेविटी और रिलेटिविटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट को मानना ही होगा, जैसे कि न्यूटन स्क्वायर लॉ और स्पीड ऑफ लाइट। आखिर LQG भी एक ग्रेविटी की थ्योरी ही है। तो चलिए जानते हैं LQG के बारे में इस वीडियो में और समझते हैं हमारे ब्रह्मांड को और अच्छे से। LQG का ऐसा मानना है कि क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी से हमें जो ग्रेविटी के क्वांटा का आइडिया मिला वह क्वांटा ग्रेविटॉन नहीं होना चाहिए। LQG ग्रेविटॉन का उपयोग करने के बजाय स्पेस और टाइम को ही क्वांटाइज करने की बात करती है। मेरे क्वांटाइजेशन के वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट या फील्ड की छोटी से छोटी इंडिविजिबल क्वांटिटी को हम उसका क्वांटा कहते हैं। तो LQG स्पेस के एरिया और वॉल्यूम को क्वांटाइज करने के साथ टाइम को भी क्वांटाइज करती है। अब यह थ्योरी स्पेस के एरिया एंड वॉल्यूम के क्वांटा और टाइम के क्वांटा का उपयोग करके किस प्रकार ग्रेविटी का वर्णन करती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। LQG के मुताबिक डिस्टेंस की भी मिनिमम वैल्यू होती है जो कि 10⁻⁻33 सेंटीमीटर होती है और वह प्लैंक लेंथ के इक्विवेलेंट होती है। LQG ऐसा सजेस्ट करती है कि स्पेस के एरिया के क्वांटा की वैल्यू 10⁻66 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम के क्वांटा की वैल्यू 10⁻99 सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए। यानी हमारे ब्रह्मांड में इस क्वांटिटी से छोटे स्पेस का अस्तित्व नहीं होगा। ये तो बात हो गई स्पेस की। इसके साथ LQG टाइम के क्वांटा की भी वैल्यू प्रेडिक्ट करती है और वह है 10⁻⁻43 सेकंड। यह प्लैंक टाइम के काफी करीब है। अब हमें स्पेस और टाइम का क्वांटा मिल गया है। अब हम यह कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है यह जानेंगे। मैं अपने क्वांटम ग्रेविटी के प्लेलिस्ट में हमेशा से बताते आया हूँ कि हमारा ब्रह्मांड और कुछ नहीं, बस लगातार बदलने वाले रिलेशनशिप का एक नेटवर्क है। LQG के अनुसार स्पेस लूप से मिलकर बना है। आप इसे स्क्रीन पर दिए गए इमेज से समझ सकते हैं। हम यह लूप्स एक्चुअली में कैसे दिखते हैं यह कभी पता नहीं लगा सकते, तो हमें यहाँ बस अपनी कल्पना शक्ति का ही उपयोग करना होगा। अब ध्यान दीजिए, जहाँ ये लूप मिलते हैं वहाँ नोड तैयार होते हैं और यह नोड वॉल्यूम का क्वांटा है और यह नोड्स के बीच के लूप 2D एरिया के क्वांटा को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही लूप्स और नोड्स के लार्ज क्वांटिटी को स्पीड नेटवर्क कहा जाता है और ऐसे ही बहुत सारे स्पीड नेटवर्क से जिस जियोमेट्री का निर्माण होता है उसी को हम स्पेस कहते हैं। बेसिकली LQG में हम स्पेस को लार्ज नंबर ऑफ स्पीड नेटवर्क कह सकते हैं। हमें यहाँ स्पेस तो मिल गया, चलिए अब टाइम को ढूंढते हैं। सबसे पहले आपको यह बात जाननी होगी कि स्पीड नेटवर्क में सब क्वांटम लेवल पर ही ऑपरेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्पीड नेटवर्क में मूवमेंट भी होगा। यह मूवमेंट भी क्वांटा के स्तर पर होता है। जब भी स्पीड नेटवर्क में मूवमेंट होता है वह टाइम का क्वांटा टिक करता है। हम इसे आसान करते हैं। जब भी कभी मूवमेंट के कारण एरिया और वॉल्यूम का क्वांटा डिस्टॉर्ट होगा वह टाइम का क्वांटा भी टिक होगा। तो हम बेसिकली LQG में टाइम को मूवमेंट इन स्पीड नेटवर्क कह सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि यह टाइम फ्लो नहीं होता। यहाँ पर टाइम 1 टिक 2 टिक ऐसे करके चलता है। जैसे अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वह फ्रेम बाय फ्रेम चल रही है, लेकिन आपको यह स्मूथ दिखाई देती है। जब हम स्पीड नेटवर्क यानी कि स्पेस
और मूवमेंट यानी कि टाइम, इन दोनों को जोड़ देते हैं तब हमें स्पिन फॉर्म मिलता है। अब हमारे पास स्पेस भी है और टाइम भी है और इन दोनों को जोड़ने वाला ढांचा मतलब स्पिन फॉर्म भी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब ग्रेविटी को ढूंढते हैं। जब हम इस स्पिन फॉर्म में मास एनर्जी को ऐड करते हैं तब इस मास एनर्जी के कारण स्पिन नेटवर्क में लगातार डिस्टॉर्शन होता है। यह डिस्टॉर्शन मूवमेंट को जन्म देता है और यह मूवमेंट लगातार टाइम के क्वांटा को टिक करने लगता है, यानी मास एनर्जी के कारण टाइम का क्वांटा भी लगातार डिस्टॉर्ट हो रहा है। जैसा कि हमने देखा था, टाइम और कुछ नहीं बस स्पिन नेटवर्क में होने वाला मोमेंटम ही है। जब हम इस तस्वीर के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तब हम यह कह सकते हैं कि मास एनर्जी के कारण स्पिन फॉर्म में यानी स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शन हो रहा है। अब इस तस्वीर को हम थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के साथ जोड़कर देखते हैं। द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटी मास एनर्जी के कारण स्पेस टाइम में होने वाला डिस्टॉर्शन ही है। हमने एलक्यूजी में क्वांटम लेवल पर अभी यही देखा कि मास एनर्जी के कारण स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट हो रहा है, यानी एलक्यूजी के मदद से हम यह कह सकते हैं कि हम ग्रेविटी को क्वांटम लेवल पर समझा सकते हैं। आपको इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइए। लेकिन फाइनल डिसीजन पर आने से पहले यह जान लीजिए कि इस थ्योरी में भी क्वांटम ग्रेविटी जैसे काफी समस्या है। वह समस्या क्या है यह मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। क्वांटम ग्रेविटी की तरह यह थ्योरी भी इतनी छोटी नहीं है कि इसे एक वीडियो में समझा जा सके। यह थ्योरी काफी जटिल है और इसमें कई नए कंसेप्ट शामिल है। क्वांटम ग्रेविटी की तरह अगर आप एलक्यूजी को भी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके बताइए। चलिए इसके बारे में मैं अपनी सोच बताता हूँ। हमें क्वांटम ग्रेविटी और एलक्यूजी के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह है ग्रेविटॉन। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो में आप उसे भूल गए होंगे, लेकिन दोस्तों क्वांटम ग्रेविटी और एलक्यूजी में ग्रेविटॉन का अस्तित्व जरूर होना चाहिए, नहीं तो यह दोनों थ्योरी शायद गलत साबित हो सकती है। पर वह दोनों थ्योरीज में हमें नहीं मिल रहा। इस बात पर गौर कीजिए कि लूप क्वांटम ग्रेविटी ने कभी यह नहीं कहा कि ग्रेविटॉन का अस्तित्व नहीं है। वह बस ग्रेविटॉन को बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज नहीं करती। तो फिर वह ग्रेविटॉन कहाँ है? लूप क्वांटम ग्रेविटी हमें इसके बारे में एक उत्तर देती है। अगर आपको जानना हो तो कमेंट में मुझे बताइए। इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। चलिए मैं आपको एलक्यूजी के साथ क्या प्रॉब्लम है यह बता देता हूँ, उसके बाद यह वीडियो खत्म करते हैं। दोस्तों पहली बड़ी प्रॉब्लम है बिग बैंग। एलक्यूजी के अनुसार स्पेस एक हद तक ही छोटा हो सकता है, उसके आगे नहीं। यानी बिग बैंग की सारी एनर्जी एक स्पेस के क्वांटा में समाई होगी और वह स्पेस का क्वांटा कहाँ से आया यह हमें नहीं पता। दूसरी प्रॉब्लम है ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के साथ। एलक्यूजी के मुताबिक ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी का साइज एक क्वांटा से छोटा नहीं हो सकता। तो अब हम ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी का वर्णन किस प्रकार से करें इसके बारे में यह थ्योरी हमें कुछ भी नहीं बताती। तो इन दो प्रॉब्लम्स के साथ हम कैसे डील करें इसके बारे में एलक्यूजी हमें कुछ भी नहीं बताती। खैर इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद।